मलिकाना के मजदूरों को वापस लेना होगा। तो साथियों, आज हमारे हड़ताल को 87 दिन हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि हम लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, हम लोग मुंह झुकने वालों में से नहीं है, और हमें हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। चाहे जीएम मोदी का प्रशासन कितने भी कोशिश कर ले, हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, जब तक हमें हजारों जो वर्कर्स निकाले गए हैं, मजदूरों को निकाला गया है, जब तक अंदर नहीं रखा जाता, उन हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, अपनी ताकत उठाते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, और इसके लिए आपको पूरा सलाम बनता है, क्रांतिकारी इस्तेकबाल बनता है। दूसरी बात कि आज हमें कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है कि आज पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हालात क्या है। आज चाहे पुणे की बात कर लीजिए, चाहे गुड़गांव, धारवाड़, मानेसर की बात कर लीजिए, या फिर जो पूरा फ्लाइट बनता है दिल्ली से मुंबई जयपुर होते कॉरिडोर बनता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, उसकी बात कर लीजिए। आज पुणे में सामान्य स्थिति बनती है कि हर जगह ठेका प्रथा बढ़ रहा है, मजदूरों को काम से निकाला जा रहा है, छटनी बढ़ रही है, तालाबंदी बढ़ रही है। ये एक आम समस्या पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर करीब 4 करोड़ मजदूर काम करते हैं। 4 करोड़ मजदूर पुणे के अंदर करीब 4 लाख मजदूर यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं। करीब 3000 यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे यूनिट ऑटोमोबाइल सेक्टर के, और 4 लाख मजदूर यहाँ काम करते हैं, और ज्यादातर पुणे के अंदर भी ठेके पर आप सब पता सकते हैं। और यही हाल ठीक गुड़गांव में, धारवाड़ में, मानेसर में, पावल में, निमराना से लेके राजस्थान के पूरे औद्योगिक पट्टी में है। और जहां जहां बेंगलोर में भी जाइए, जहां जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थितियां, वहां सेम यही हालत है कि वहां पे ज्यादातर यानी कि 90% लोगों को, 4 करोड़ में से 90% जो मजदूर ऑटोमोबाइल में काम करने वाले वो ठेके पर है। और अब इसको भी समझना चाहिए कि अभी पुणे के अंदर सबसे ज्यादा औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर में। 2020 के अंदर करीब 4000 ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुर्घटनाएं हुई, मजदूरों की जान गई, हाथ कटे, उंगली कटे, शरीर कटे, और सबसे ज्यादा पुणे के अंदर करीब 932 सबसे ज्यादा घटनाएं दिखाते हैं कि पुणे के अंदर सुरक्षा के, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सुरक्षा के लिए कोई हालात नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सारे सेंसर हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मशीन बना के काम किया जाता है। 1-1 सेकंड के अंदर 15-15 प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है, और ये हर जगह ये स्थिति है। जहां भी आप लोग इससे जूझ रहे होंगे, इससे गुजर रहे होंगे, आप भी बखूबी जानते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि हमें क्यों हुंडई कंपनी काम पे नहीं ले रही है। अपने आप नहीं, क्यों उनका मन नहीं कर रहा। असल बात है कि आज पूरा एक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे मारुति हो, चाहे होंडा हो, चाहे हीरो हो, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो सब अभी सारे परमानेंट कर्मचारियों को काम से निकालने में लगी हुई है। उदाहरण के लिए अभी गुड़गांव के अंदर एक आंदोलन चल रहा है। बेलसोनिका कंपनी, आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। बेलसोनिका कंपनी, उसके मजदूर भी करीब आज 80 दिन हो गए उनको बैठे हुए, वो वहां पे लघु सचिवालय के बाद बैठे हुए हैं, उनके भी परमानेंट कर्मचारियों को निकाल दिया। उसके अलावा हिताची कंपनी से लेकर मतलब तमाम वहां पे ऐसी कंपनियां हैं जहां लगातार आंदोलन चलते हैं। अलग अलग जगह मजदूर धरने पे बैठे रहते हैं। कई आंदोलन 6-6 महीने चलते हैं। आपको याद होगा हीरो का आंदोलन चला था 2016-17 में, वो कई महीनों तक चला था। जनता मिलकर तो उसके मजदूर बैठे थे। उससे पहले आपको सबसे बड़ा आंदोलन जो मारुति का आंदोलन हुआ था 2011-12 में, जहाँ पे हजारों मजदूर सड़क पे आ गए थे, पूरा गुड़गांव का ऑटोमोबाइल साइड जाम हो गया था। वो आज तक के ऐतिहासिक आंदोलनों में से है। उसके मैनेजर था, उसने क्या कहा था आपको पता है? उसके मैनेजर ने कहा था कि अब मजदूरों का संघर्ष वर्ग संघर्ष है, यानी कि जो मालिकों और मजदूरों के खिलाफ होने वाला संघर्ष है, जो मजदूर मालिक के खिलाफ लगता है, सीधा वो संघर्ष है। तो वो संघर्ष जो मारुति में हुआ था, आज उसी को हम अलग स्तर पे यहाँ पे दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ अपने पक्के रोजगार के लग रहे हैं। और साथ ही साथ आज ये भी समझिए कि हर जगह जो खासतौर पर मोदी सरकार है, इन सारी चीजों को जटिल बनाती जा रही है। कैसे? अभी 4 लेबर कोड मोदी सरकार नहीं कह रही है। 4 लेबर कोड में पहली चीज क्या है? एक तो काम के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, पक्का रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हड़ताल करने के लिए, अभी तो हम हड़ताल में बैठे हैं, हड़ताल करने के लिए भी 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। 6 से 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, तब आप हड़ताल करते हैं, वरना आपकी हड़ताल भी गैर कानूनी कहलाएगी। या फिर कोई अगर कंपनी में 300 तक वर्कर काम करते हैं, वो कंपनी अपने आप को तालाबंदी करना चाहे, जैसे आपके साथ हुआ, आपकी कंपनी ने हजारों वर्कर को निकाल दिया। अगर किसी कंपनी में 300 वर्कर तक काम करते हैं, उस कंपनी को कभी भी बंद कर सकते, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
ये 4 लेबर कोड में लिखा है। और साथ ही साथ काम के घंटे बढ़ाने से लेकर वेतन घटाना, ये सब उसके जरिए है। तो आने वाले समय में ये तो साफ है कि चुनौतियां बढ़ने वाली है और हमारा ये संघर्ष यहाँ पे एक मिसाल पेश करेगा आने वाले समय में, अगर हम लोग यहाँ डटे रहते हैं, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आपसे अपने कुछ अनुभव भी साझा करना चाहेंगे जो हमने इस दौरान देखे अलग अलग इलाकों में संघर्षों को लड़ते हुए। एक आम चीज है जो अभी तक सारे संघर्षों में हुई है, वो आम चीज क्या है कि जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे यहाँ पुणे में हो। अभी पुणे में भी 50 का आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा। उससे पहले एक और आंदोलन हुआ था। ज्यादातर आंदोलन असफल हुए। सच्चाई है कि नहीं? ज्यादातर आंदोलन में या तो आंशिक जीत मिली है, छोटी मोटी जीत मिली है। जिन मांगों पर एक आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार या प्रशासन या मालिकान पूरी तरह मांगों को नहीं माना। तो उसके पीछे हमें लगता है कि कारण को समझना चाहिए। कारण क्या है? आज के समय में जितने भी अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरों को दिखाई दिया गया है। उदाहरण के लिए पहले फैक्ट्री होती थी, एक फैक्ट्री में 50,000 मजदूर काम करते थे, 1 लाख मजदूर काम करते थे। आज ऐसा कहीं नहीं है। आज किसी भी फैक्ट्री में 4,000 5,000 से ज्यादा वर्कर काम नहीं करते। आपकी फैक्ट्री में 3 या 4,000 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे ज्यादा कहीं नहीं। आप पूरे मारुति में भी जाएंगे, मारुति के सबसे बड़ा प्लांट है भारत का, वहां पे 16,000 वर्कर है, उसमें से करीब 12,000 ठेके पर है। तो उससे समझा जा सकता है कि इसको पूरा बिखर दिया गया है और वहां पे हर बार मजदूर बदल जाते हैं। तो पहली चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि आज एक फैक्ट्री में के भीतर रह के हम अपनी लड़ाई को पूरी तरीके से नहीं जी सकते। आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है हमें अपनी लड़ाई को पूरे इलाके में फैलाने की। उदाहरण के लिए 2005 में एक रीको कंपनी है, वहां पे एक मजदूर की गार्ड से वहां मालिकों के गार्ड ने हत्या कर दी। उसके बाद पूरा गुड़गांव का ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनियां बंद हो गए। सारे लाखों मजदूर, ये ऐतिहासिक घटना है, लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए। पुलिस से लेकर प्रशासन, फौज सब कराए, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये मजदूरों की ताकत है कि लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इसके लिए आज जो सबसे पहली चीज है कि हमें सेक्टर के आधार पर ऐसे यूनियनें खड़ी करनी होंगी, तभी हम लोग फैक्ट्री की लड़ाई को भी जीत पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर और अलग अलग सेक्टरों की बात है। और जहां जहां पे सेक्टर के आधार पर यूनियनें खड़ी हुई है, जहां जहां इलाके के आधार पर यूनियनें खड़ी हुई है, वहां पे जीत मिली है। और ये पूरे विश्व भर में आप उदाहरण देखिए, उठाके चाहे भारत में देखिए, उन्हीं जगहों पर आज जीत हासिल हो रही है। वही के मजदूर लड़ पा रहे हैं। क्यों ये समझिए। एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए आप हजारों को तो करोड़ों काम पे नहीं लेते, वो नए मजदूरों को काम पे रख लेंगे। नए मजदूर आ जाएंगे, सारे ठेके पे होंगे। वो पक्का नहीं होगा, सारे ठेके पे होंगे, सबको ठेके पे काम कराएंगे, 6 महीने बाद हटा देंगे। यहाँ भी 6 माही प्रथा चलती होगी, 6 माही प्रथा से लेकर अलग अलग लोग प्रथा यहाँ पे शुरू कर चुके हैं लोग, तो उनको हटा देंगे तो मजदूर बदलते रहेंगे। तो इसीलिए अगर हम एक फैक्ट्री की लड़ाई को लड़ते हैं तो उसके लिए मालिकों की ताकत मजबूत होती है। उनके पास पुलिस की, प्रशासन की, यहाँ लेबर कोर्ट भी तो उन्हीं का है। लेबर कोर्ट क्या करता है? आमतौर पर समझौते करवाता है, ज्यादातर समझौते मालिकों के पक्ष में होते हैं। तो ये भी सारी ताकत अगर एक फैक्ट्री के आधार पर चलेंगे तो मालिकों के पास होगी, उनका पलड़ा भारी होगा। अगर हम लोग पूरे अगर बैठ के, उदाहरण के लिए आप पूरे पुणे के बैठ के, ऑटोमोबाइल के बैठ के मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, मेरे को लड़ाई लंबी है, 2 दिन का काम नहीं है, हम समझते हैं। अगर हम पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजदूरों को इकट्ठा करेंगे तब जाकर हम किसी भी फैक्ट्री की लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर मान लीजिए आज यहाँ पे सेक्टर की यूनियन होती तो हम लोग सारे फैक्ट्री के मजदूर यहाँ पे 2 दिन में उसको मानना पड़ता, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई भी कंपनी का बात तक झुकता। अगर यहाँ पे सेक्टरगत या इलाका यूनियन होती तो आज सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में यही है कि एक ऐसी यूनियन को हमें खड़ा करना होगा जो सिर्फ फैक्ट्री के आधार पर न खड़ी हो, बल्कि इलाके के आधार पर खड़ी हो, सेक्टर के आधार पर खड़ी हो। तभी हम लोग आने वाले समय में अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। वरना आज लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार से लेकर जितनी सरकारें कानून बना रही है, कल हमारे हड़ताल करना तक मुश्किल हो जाएगा। जैसा बताया भी, ये कानून भी आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग आपके इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। इस हड़ताल को, इस लड़ाई को आगे ले जाने का वादा करते हैं। अभी जो यात्रा चलेगी, हम लोग ये मांग को भी उठा रहे हैं कि सबको पक्का रोजगार मिलना चाहिए। हमारी सबसे पहली मांग ही यही है कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून सरकार पारित करे, जिसमें हर एक काम करने वाले हाथ को पक्का रोजगार मिले साल के 365 दिन। और सरकार अगर पक्का रोजगार नहीं दे पाती है तो कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे। ये हमारी पहली और सबसे जरूरी मांग है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। आज बेरोजगारी बढ़ गई है, 32 करोड़ लोग तो भारत में बेरोजगार है। तो ये सबकी मांग बनती है। इसलिए
हम आपकी मांग को भी लेके जाएंगे। अब हम लोग ये यात्रा आने वाले 3 मार्च तक जारी रहेगी। हम लोगों ने आपसे फैसला लिया, आपको संपर्क किया, इस पूरी बात को, आपकी हड़ताल को हम लोग गुड़गांव में भी चलाएंगे। आगे हम लोग मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, हर जगह लेके जाएंगे ताकि देश भर के मजदूरों की एकता बढ़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। और आप भी अपने स्तर पे यहाँ पुणे के अंदर जितने मजदूर हैं, रैली निकालने से लेकर तमाम ऐसी गतिविधियों से कि उन तक बात पहुंचे, क्योंकि मालिक यही चाहते हैं कि मजदूर एक दायरे में सिमट जाए और उनकी हड़ताल में खत्म हो जाए, और तमाम जगहों पर यही हो रहा है। अगर हम लोग इस पूरे इलाके में, पुणे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के इलाके में अपनी बात चलाने में सफल होंगे तो हमारी जीत के चांस और बढ़ जाएंगे। वरना मालिकों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मजदूर कितने बैठे नहीं बैठे, क्योंकि उनकी ताकत अभी मजबूत है। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ आपके साथ आए भी, आपका समर्थन करते हैं और आगे जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिला के, ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके, जनरल मोटर के प्रशासन को हराया जा सके, जो हिंडाई का प्रशासन उसे मजबूर कर सके कि एक एक मजदूर को वापस दे, पक्का कर्मचारी का दर्जा दे, ये साथ मिलकर हो सकता है। तो ठीक है, तो मैं बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, सभी कर्मचारियों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पक्का रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कामगार कष्टकरी भावानो, एक फक्त भगतसिंग जनाधिकार यात्रेच्या निमित्तानं कामगारांमध्ये आणि कष्ट करणाऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त कामगार विरोधी जे मोदी सरकारचे धोरणं आहेत त्या धोरणांची माहिती कामगारांना व्हावी, त्यांचं राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण व्हावं, या उद्देशाने आम्ही 4 पुस्तिका काढलेल्या आहेत। आता अध्यक्ष नाहीयेत तर युनियनचे, जनरल मोटर्स एम्प्लॉईज युनियनचे कोणी प्रमुख असतील तर त्यांनी यावं। ही पुस्तकं जे आहेत भगतसिंग जनाधिकारी पदयात्रेतले जे सहकारी आहेत आमचे साथी ललिता, ते त्यांना देतील। यानंतर साथी आशू जे हरियाणातील निर्माण कामगार युनियनचे काम करतात, त्यांना या कामाचा मोठा अनुभव आहे, त्यांना मी आमंत्रित करतो की आपण आपलं त्यांचं वक्तव्य ठेवावं। साथी आशू। साथियों, अधिकतम बात जो ज्यादातर बातें थी हमारे साथी भारत ने रखी, क्योंकि हम लोगों को साफ तौर पर जहां पे भी हम लोग संघर्ष के मैदान में है, गुड़गांव, मानेसर, झाड़ूगोड़ा, चेन्नई की ऑटो बाइट हो, सिडकुल हो, उत्तराखंड की ऑटो मोबाइल सेक्टर हो, सारी जगह मजदूरों के हालात देखे और भारत ने उसके बारे में विस्तार से बात रखी। हम लोगों का साफ तौर पर यही मानना है कि आज अपनी इलाकाई यूनियन, अपनी सेक्टरगत यूनियन बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो पूरे जीडीपी के अंदर भी सबसे ज्यादा हिस्सा उनका है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए, कपड़ा उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर बराबर पड़ता है। आप लोगों के पुणे के अंदर हम लोग अखबारों में रिपोर्ट देखते हैं, सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती है मजदूरों की, चाहे इंडिया कटती हो, चाहे तमाम और औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हो, उसके अंदर पुणे पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पे मजदूरों के हालात कैसे हैं ये हम लोग जानते हैं। यूं तो सरकार कहती है कि अगर कोई भी काम 12 महीने मजदूरों से कराया जाता है और परमानेंट नेचर का है तो वो पक्का काम के दर्जे में आना चाहिए, उसके अंदर ठेके के कर्मचारी नहीं होने चाहिए। लेकिन आप और हम लोग जानते हैं पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसा भारत ने भी बताया कि इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 90% आबादी ठेका मजदूरों की है। आप लोगों की जब पिछले 4-5 सालों से जब आपने ITI पॉलिटेक्निक करके ये कंपनी ज्वाइन की होगी जनरल मोटर, तब आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 9,000 रुपए, 3,000 रुपए। जो ट्रेनी है
जो कहा जाए अप्रेंटिस वर्कर है उनको तो और भी ज्यादा कम मिलती होगी। 3,000 रुपए में आप लोगों ने शुरुआत की और आप लोग देखेंगे 4-5 साल में जनरल मोटर के प्लांट 1 से 4 हो गए होंगे। और आपके हाथ में क्या आया? जनरल मोटर के प्लांट तो 1 से 4 हो गए। एक तेलंगाना में भी शायद प्लांट है उनका जनरल मोटर का, अब वो भी बंद कर दिया। तो पूरे भारत से प्लांट बंद के वो बाहर जाने की कोशिश में है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जब तक वो मुनाफा निचोड़ रहे थे आपसे, जब तक उनको मुनाफा था, तब तक आपको पूरा नींबू की तरह निचोड़ा और अपना कहा जाए शिकंजी का जूस बना के पिया आप लोगों का। अब जब उन्होंने देख लिया कि आप लोगों से कोई मुनाफा नहीं है और इस समय पूरे देश के अंदर जो हालात है, उन हालातों को देखते हुए हम लोगों को साफ तौर पर मानने की यही बात लगती है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजदूर हैं, जिसकी संख्या बताई भारत ने, उनको अगर इलाके के आधार पर या ऑटो सेक्टर के आधार पर हम लोग एकजुट नहीं करेंगे तो हमारे संघर्ष की एक सीमा होगी। संघर्ष की सीमा क्या होगी कि हम लोग संख्या में 1,000-2,000 लड़के भी रहे तो हम लोग मालिकों को झुका नहीं सकते, क्योंकि मालिकों की ताकत बहुत ज्यादा है। पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट कचहरी आज उनके हाथ में है। इसलिए पूरा हम लोग अभी राजगुरु नगर से हम लोग चले थे 3:30 बजे, 3:30 बजे से चलते चलते यहाँ 5:30 बजे तक पहुंचे। 2-2.5 घंटे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में थे। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से पुणे का नंबर 3 नंबर का ये औद्योगिक क्षेत्र है। इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लाखों मजदूर हैं, यहाँ सड़कों से भी लाखों मजदूर गुजरते होंगे। हम लोगों को इन मजदूरों के बीच में अपने परिचय लेके जाने की जरूरत है। मजदूर चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का ना हो, उन मजदूरों से भी अपनी हड़ताल में हम लोग समर्थन लें, उनको कहें कि वो हड़ताल में हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग मानते हैं एक मजदूर पे हमला यानी सब मजदूरों पे हमला। ये साफ तौर पर दो वर्गों की लड़ाई है। जो आरसी भार्गव था, मारुति सुजुकी कंपनी का जनरल मैनेजर, उसने साफ तौर पर 2011 में जब 18 जुलाई की घटना हुई तो उसने ये कहा था ये वर्ग संघर्ष है, और हम मजदूरों को भी ये वर्ग संघर्ष के तौर पे देखना चाहिए और वर्ग संघर्ष के तौर में हम लोगों को अपना खेमा चुनना चाहिए। ये लड़ाई दो खेमों की लड़ाई है। एक तरफ लुटेरे बैठे हैं और दूसरी तरफ मेहनत करने वाले लोग हैं जो शुरू से लेकर जहाज तक बनाते हैं। जब इनकी फैक्ट्रियों की मशीनें चलती है तो आपका पसीना बहता है, जब इनका मुनाफा तिजोरियों में जाता है तो आप लोग मेहनत मशक्कत करते हैं, आप लोग इन फैक्ट्रियों में नींव की तरह धंसते हैं, तब ये इमारतें 4 मंजिला 5 मंजिला बनती है। लेकिन हम लोग नींव का पत्थर बन के इनकी इमारतें खड़ा करने के लिए नहीं है। हम लोग, आप लोग जानते होंगे, अभी एक पूंजीपति है नारायण मूर्ति, उसने कहा देश के मजदूरों को कितने घंटे काम करना चाहिए? 12 नहीं 18 घंटे। जो नौकर है, उनके नौकर कौन है पूंजीपतियों के? पता है कौन है? मोदी, शाह, कोई भी पूंजीपति पार्टी हो, वो असल में उनके मुनीम है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे वो 18 घंटे काम कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मजदूर 18 घंटे 24 घंटे तक काम करेंगे जब ये देश, ये दुनिया, ये जहान हमारा होगा। हम ये तब काम करेंगे 18 घंटे जब इस देश की उत्पादन हमारे लिए होगा। आप और हम लोग कार भी बना ले जनरल मोटर की, क्या वो कार आप लोग खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। हम लोग जनरल मोटर की कार नहीं खरीद सकते। कार हम बनाते हैं, पैदा हम करते हैं। यही बात भगत सिंह ने 1926-27 में कही थी कि देश का बुनियादी वर्ग मजदूर वर्ग है और सबसे प्रमुख वर्ग होने के बावजूद भी वो अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है। जो लोग महल बनाते हैं वो उन महलों में अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे सकते। तो हम लोगों को लगता है कि हमारी एक लड़ाई तो ये भी है कि मजदूर वर्ग व्यवस्था जो आज टिकी है, ये लूट और मुनाफे पर टिकी है। ये पूंजीवादी व्यवस्था मेहनतकश लोगों को सिर्फ बेरोजगारी देगी, बदहाली देगी, इसी तरीके से छटनी तालाबंदी देगी। तो इस व्यवस्था को बदलने का भी सवाल हमारे सामने है, यानी वेतन भत्ते से आगे की लड़ाई, मजदूर राजकाज की लड़ाई भी हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। ये लाल झंडा जो मजदूरों के खून से लाल हुआ था, इसके हम लोगों को याद करने की जरूरत है। आज ज्यादातर टीवी चैनलों, अखबारों में मजदूरों को उनके इतिहास से काट दिया गया है।
मजदूरों को नहीं पता कि उन्होंने कितना गौरवशाली इतिहास बनाया है देश दुनिया के अंदर, क्योंकि हम लोग मानते हैं मजदूरों की दो जात है, चाहे वो श्रीलंका का मजदूर हो, चाहे बर्मा का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, सबकी दो जात है। एक जात मजदूरों की है, कमेरों की, जो काम करने वाले लोग हैं, और दुनिया की दूसरी जात है लुटेरों की, जिसमें अमित शाह भी आता है, मोदी भी आता है, तमाम दुनिया देश भर के तमाम पूंजीपति आते हैं। तो पूंजीपति पूरे दुनिया देश के एकजुट है मजदूरों को लूटने के लिए। हम मजदूरों को भी अपनी एकता बनानी होगी, मजदूरों को अपनी वर्ग के आधार पर एक ऐसी ताकत बनानी होगी जो इस पूरी व्यवस्था को बदल सके और एक ऐसी व्यवस्था बना सके जिसमें शोषण ना हो, जिसमें मेहनत करने वाले लोगों को मेहनत का पूरा हक मिल सके, जिसके अंदर रोजगार की पक्की गारंटी हो, जिसके अंदर जो हम लोग पैदा करते हो हम लोग उसको जानते हो कि क्या पैदा करना है, उसका वितरण कैसे करना है, ये हमारे हाथ में हो। यानी उत्पादन, राजकाज और फैसला लेने की ताकत मजदूर वर्ग के हाथ में होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था की बात जो भगत सिंह ने कही थी, यानी एक समाजवादी वतन बनाने की बात, उस बात को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। हर छोटी छोटी लड़ाई के साथ अपनी लंबी लड़ाइयों को याद रखेंगे तो हम लोग अपने आने वाले इन बच्चों को एक बेहतर समाज देके जाएंगे। हम इन आने वाले बच्चों को एक ऐसा समाज देके जाएंगे जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, जहाँ पे लूट चोर सितम ना हो। तो साथियों, हम लोग दो चार नारों के साथ अपनी बात का अंत करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, पूरे गुड़गांव के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। और आपके इस संदेश को हम लोग पक्का यकीन दिलाते हैं। अपने गुड़गांव की ऑटोमोबाइल सेक्टर यूनियन के वहां के साथियों से कहेंगे जो आप लोगों ने पर्चा दिया है कि वो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के एरिया में गोगावा, धारूहेड़ा, बावल में ये पर्चा बांटे। जहां जहां पे भी हम लोगों की कामगारों घरों की यूनियन है उसके बैनर तले आप लोगों के समर्थन में धरना दिया जाए, ज्ञापन दिया जाए। और मुंबई में भी आगे हम लोग इस प्रचार को पिछले अगले 3 दिन हम लोग मुंबई में है, मुंबई में भी आप लोगों के इस प्रचार को लेके जाएंगे। और अगले जो 75-70 दिन की यात्रा है उसमें आप लोगों के मुद्दे जहाँ पे भी कामगार मजदूरों के बीच में रखने होंगे, रखे जाएंगे, समर्थन लिया जाएगा, आपके आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। कामगार भावांनो बहिणींनो, आता यानंतर तुम्हाला माहिती असेल दिल्लीमध्ये अंगणवाडी कामगारांचं एक मोठं आंदोलन झालेलं होतं। त्या आंदोलनाने जगाच्या कामगाराच्या आंदोलनाला दिशा दिलेली आहे। कामगारांचं आंदोलन कसं लढलं पाहिजे आणि कसं सत्ताधारी वर्गाला त्याचे गुडघे टेकवले पाहिजे याचं उदाहरण म्हणजे दिल्लीमधले स्टेट कामगार अंगणवाडी वर्कर्स युनियनचं। त्याचे साथी पिवंदा इथं आलेले, मी त्यांना आग्रह करतो की दिल्लीमधलं जे अंगणवाडी कामगारांचं जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनाचा इतिहास आपल्याला सांगावं आणि आपलं सुद्धा जे संघर्ष चालू आहे त्याला योग्य दिशा द्यावं। साथियों, सबसे पहले तो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से मैं आप सभी साथियों के इस क्रांतिकारी जज्बे, इस हिम्मत को अपना सलाम पेश करती हूँ कि आप सभी पिछले 87 दिनों से यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। आपके इस संघर्ष ने न सिर्फ इन हुक्मरानों के मजदूर विरोधी चरित्र को उजागर किया है, बल्कि ये बता दिया है सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र के मजदूरों को ही नहीं बल्कि देश भर के मजदूरों को कि लड़ा कैसे जाता है। आपने ये दिखा दिया है कि लड़ना कैसे होता है। यहाँ 87 दिनों से आप अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार के सारे काम को छोड़कर जो बैठे हैं, आपकी हड़ताल, आपका संघर्ष इस देश के मजदूरों, मेहनत कशों के लिए एक मिसाल है। हम लोग दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से, जो दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स की यूनियन है, उस यूनियन की तरफ से आपकी जो मांग है, पक्के काम की मांग, छटनी तालाबंदी के खिलाफ जो आपका संघर्ष है, हम उसको अपना पूरा समर्थन देते हैं। इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियां भी ठीक इसी तरीके से उनका संघर्ष पिछले लंबे समय से जारी है। उनका संघर्ष मानदेय बढ़ोतरी और पक्के कर्मचारी के दर्जे की मांग है। 2015, 2017 और 2022 में भी उन्होंने
लड़ा वो अभूतपूर्व था। पहले तो उन्होंने 58 दिनों की हड़ताल लड़ी और केजरीवाल सरकार को झुकने पर मजबूर किया। बीते 2022 में 31 जनवरी से उनकी हड़ताल शुरू हुई, 38 दिनों तक हड़ताल चली और एक बार फिर उन्होंने सरकार को झुकाया और मानदेय बढ़ोतरी के लिए मजबूर किया। लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि लड़ाई तो असल में पक्के काम की मांग की है। आज देश भर में हम देख रहे हैं, यूं तो कांग्रेस की सरकार भी कोई मजदूरों के हितों में काम नहीं करती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, पिछले 10 सालों से जितने हमले तेज हुए मजदूरों मेहनतकशों पे, वो पहले कभी नहीं हुए थे। हर जगह ही लोगों को काम से निकाला जा रहा है, कंपनियां बंद की जा रही है, छटनी तालाबंदी बेतहाशा हो रही है। कोरोना काल के बाद से तो ये और भी तेज हुआ है। एक तरफ कोरोना के बाद तो लोग भूख से मर रहे थे, दूसरी तरफ काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी से तबाह परेशान थे। इस सरकार ने लगातार, जो साथों भारत ने भी बताया, आशु ने भी बताया कि कैसे जो बचे कुचे श्रम कानून भी थे, जो थोड़े बहुत हक अधिकार भी थे मजदूरों मेहनतकशों के, उसको भी इस सरकार ने छीन लिया 4 लेबर कोड ला करके। इस सरकार ने, जो फासीवादी मोदी सरकार है, उसने मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार को भी खत्म कर रही है लगातार। हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोग भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत यही पैगाम लेकर के जा रहे हैं कि आज देश भर की मजदूर मेहनतकश आम जनता को ये समझना होगा कि उनकी असली दुश्मन कौन है। उनकी असली दुश्मन ये भाजपा सरकार है, जो अंबानी अडानी मालिकों को मजदूरों की लूट की खुली छूट दे रही है कि लूट लो, सारे कानून तुम्हारे हैं, पुलिस तुम्हारा है, कोर्ट कचहरी तुम्हारी है, सारी चीजें उनके हाथों में दे दी है सरकार ने आज। और दूसरी जो जरूरी बात है, ये सरकार हमारी पहली दुश्मन इसलिए भी है कि एक तरफ तो ये मालिकों के मुनाफे में दिन दोगुनी रात चौगुनी जोर से काम कर रही है, तो दूसरी तरफ वो हमारे और आपके बीच जाति और धर्म का बंटवारा लगातार अपनी टीवी मीडिया के जरिए, फोन के जरिए ये बताती है कि तुम फलाने जाति के हो, तुम फलाने धर्म के हो। इन जाति और धर्म के नाम पे हमें आपस में बांटती है, हमारे बीच फूट डालती है। ये सरकार ये जानती है कि अगर इस देश के मजदूर मेहनतकश जाति और धर्म की लड़ाई को छोड़कर अगर एकजुट हो गए, तो इनके तख्तो ताज को मिनटों में उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए इनके पास जो हथकंडा है वो बस यही बचता है। तो हमें समझना होगा, आज हमारी असल लड़ाई है कि हम सभी मजदूरी मेहनत करने वाले लोग एक हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, हमें अपनी एकता कायम करनी है, हमें इसी तरीके से डटे रहना है। और मैं अपनी बात यही खत्म करूंगी, हम लोग आपके इस संघर्ष में, इस आंदोलन, इस हड़ताल में कदम कदम पे आपके साथ है। जहां भी जरूरत पड़ी, सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली और देश भर में आपके इस बात को लेकर के जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानंतर महाराष्ट्रातल्या मुंबईमध्ये युवकांमध्ये काम करणारे साथी आशय भगतसिंग जन अधिकार यात्रेमध्ये सहभागी आहेत। मी साथी आशयांना आपले विचार मांडण्यासाठी बोलवतो। जनरल मोटर की बहनों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कामगार कष्टकरी बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम मी तुमच्या या संघर्षाला क्रांतिकारी सलाम पेश करतो। आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल आपण थोडंसं बोलून घेऊया। 2019 मध्ये निवडणूक झाली तेव्हा काही युत्या होत्या, काही आघाड्या होत्या। सगळ्या युत्या, सगळ्या आघाड्या निवडणुकीनंतर तिकडे तिकडे झाल्या। आधी शिवसेना एक होती, त्या 2 झाल्या। राष्ट्रवादी एक होती, त्या 2 झाल्या। आधी एक सरकार बनलं, ते सरकार पडलं। आता एक दुसरं सरकार आलंय, ते किती काळ चालेल, कधी पडेल, आपल्याला माहिती नाही। इतकं सगळं वरती खालती झाल्यानंतर सुद्धा मागच्या 5 वर्षांमध्ये सामान्य कामगार कष्टकरी जनतेच्या आयुष्यामध्ये काय फरक पडला?
इतके वेगवेगळे मंत्री झाले, इतके वेगवेगळे नेत्यांनी मलाई चाटली, पण आपल्या आयुष्यामध्ये काय फरक पडला का? निवडणुकीच्या आधी तू कुत्रा हे रात्रंदिवस हे आपल्या समोर नाटकं केली या लोकांनी, पण आपल्या आयुष्यामध्ये काय फरक पडला यांच्या निवडणुकीनंतर? तर हीच गोष्ट आज भगतसिंग जनाधिकार यात्रा देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये घेऊन जाण्याकरता मागच्या 10 डिसेंबर पासून बँगलोर पासून सुरू झाली आहे. बँगलोर पासून सुरू झालेली ही यात्रा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणानी झालेली आहे आणि महाराष्ट्रात परभणी आणि आता पुण्यापर्यंतही पोहोचलेली आहे. ही यात्रा आपल्या देशात जी बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि जाती धर्मांमध्ये दंगली भडकवली जाते या विरुद्ध ही यात्रा निघाली आहे. ही यात्रा माग करतीये की सर्वांचा पक्का रोजगाराचा अधिकार आहे, सर्वांना चांगलं शिक्षण, सर्वांना चांगली हॉस्पिटल, सर्वांना चांगली घरं मिळाली पाहिजे. हे आपले खरे मुद्दे आहेत. निवडणुकीच्या वेळेस नेते मंत्री येतात, बोलतात की आम्ही सगळ्यांना काम देऊ, सगळ्यांना घरी पाणी मिळेल, सगळ्यांना इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिळेल, पण निवडणुकीनंतर हे सगळं गायब होऊन जातात आणि मग पुढचे 5 वर्ष आपल्याला आपल्या अवस्थेमध्ये तसंच राहण्याकरता मजबूर सोडतात. आपल्याला हे समजण्याकरता गरजेचं आहे की पुढची निवडणूक जवळ आहे. 2024 मध्ये निवडणुकी येत आहे, तेव्हा हे सगळे नेते मंत्री परत आपल्या जवळ येतील आणि परत वेगवेगळ्या आपल्याला घोषणा देतील, वेगवेगळ्या आपल्याला हे म्हणतील की आपण हे करू ते करू. तेव्हा आपल्याला यांना जाब विचारणं गरजेचं आहे की मागच्या 5 वर्षांमध्ये काय झालं. मागच्या 5 वर्षांमध्ये बरेच लोक तर 2-2 सरकारांमध्ये येऊन गेले, तरीही आपल्या घरांना चांगले, आपल्या घरच्या मुलांना चांगल्या शाळा नाही मिळते, आपल्या घरच्या पोरांना चांगले हॉस्पिटल नाहीये, चांगले रस्ते नाहीये, एकदम मूलभूत अधिकार आजपर्यंत आपल्याला मिळाले नाहीये. ही यात्रा अजून पुढचे 2.5 महिने चालणार आहे. 3 मार्च पर्यंत देशाच्या विविध राज्यांमधनं जात ही दिल्लीला पोहोचणार आहे. 3 मार्चला या यात्रेचं समापन होणार आहे. मी आपल्या सगळ्यांना आग्रह करतो आणि आवाहन करतो की तुम्ही या यात्रेसोबत जोडून घ्या आणि या यात्रेमध्ये सहभागी व्हा. आपल्या मागण्या एक आहेत, सर्व कामगार कष्टकऱ्यांच्या मागण्या या एक आहेत आणि त्या मागण्यांना घेऊन पुढच्या निवडणुकीच्या आधी या सगळ्या नेत्या मंत्र्यांना मजबूर करण्यासाठी भाग पडा की कोणीही निवडणूक जिंके, आपल्या मागण्यांबद्दल त्यांना काहीतरी कळायलाच लागेल. मी एवढंच म्हणतो आणि तुमच्या सगळ्यांचा एक इन्कलाब जिंदाबाद हा नारा देऊन मी आपलं बोलणं थांबवतो. इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. यानंतर तेलंगणामधून आमचे साथी सुजन इथं आलेले आहेत, त्यांना मी आपलं मत मांडण्यासाठी आमंत्रित करतो. वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली, విప్లవం వర్ధిల్లాలి, वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली, ప్రజల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली. మిత్రులారా, ఈ రోజు మీ ముందు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను, కొద్దిగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ రోజు మనందరి ముందు ఈ సమస్య ఏదైతే ఉందో 1000 మందిని పనిలోంచి తీసేయడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్యగా, 87 రోజుల నుంచి ఇంత పెద్ద పోరాటం చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. ఇంతకు ముందు మన మిత్రులు ఆశు, ప్రేమల, భారత్ చెప్పిన విధంగా ఇది చాలా పెద్ద పోరాటం. ఈ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం, బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నాయి. మనందరం మన జీవితాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు, మన పిల్లల జీవితాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు చేస్తున్న ఈ పోరాటానికి నవజవాన్ భారత్ సభ తరఫున, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నవజవాన్ భారత్ సభ తరఫున పనిచేస్తున్నాను. నవజవాన్ భారత్ సభ తరఫున పూర్తి మద్దతు తెలుపుతూ భగత్ సింగ్ ఆశయాలను సాధించేందుకు ఈ పోరాటాలన్నీ ఆ దిశగా ముందుకు సాగాలని, ఈ పూర్తి పయనంలో కేవలం మన కార్మిక హక్కులు సాధించుకోవడం కోసమే కాదు, మనం ఒక సామ్యవాద రాజ్యాన్ని, కార్మికుల రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేంత వరకు ఈ పోరాటం సాగాలనే సందేశాన్ని ఇస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. విప్లవం వర్ధిల్లాలి, वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली, కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली, కాంట్రాక్ట్ వికరణ రద్దు చేయాలి, रद्द చేయాలి రద్దు చేయాలి, కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली, సాధిద్దాం సాధిద్దాం. साधिद्दाम साधिद्दाम. साथी सुजननी तेलुगू भाषेमध्ये आपलं मत मांडले, त्याचं थोडक्यात काय बोलले याचं मराठीमध्ये अनुवाद साथी ललिता करतो.
सुजनने हे सांगितलं की ही लढाई आपली खरी लढाई आहे, आपल्या खऱ्या मागण्यांबद्दल ही लढाई आहे. तर आपल्याला एकत्र यावं लागेल आणि आपले तात्कालिक मुद्दे हे आहेत की सर्व कामगारांना पक्का रोजगार मिळाला पाहिजे. पण जी दीर्घकालिक आपली मागणी हीच असली पाहिजे की आपल्याला असं राज्य बनवावं लागेल ज्याच्यात सर्व कामगारांना सर्व हक्क असतील आणि आपणच आपलं राज्य आपण चालवू शकतो अशी परिस्थिती आपल्याला निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी आपली एकजुटता, आपली एकता खूप गरजेची आहे आणि त्यासोबत त्यांनी या लढाईसाठी त्यांचा पाठिंबा सुद्धा दिला. शेवटी आम्ही भगतसिंग जनाधिकार यात्रा यापुढे पुण्याहून मुंबईला जाणार आहे. तत्पूर्वी या कार्यक्रमाचा आपला जो काही काय म्हणता येईल समारोप, एकूण जनरल मोटर्स कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणं, भगतसिंग जनाधिकार पदयात्रा जी आहे ती सर्वसामान्य कामगार कष्टकऱ्यांना सांगणं हा त्यामागचा एक महत्वाचा उद्देश होता. आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला आश्वस्त करो, जनरल मोटर्स कामगार युनियनला आणि कामगारांना मी आश्वस्त करतो की भगतसिंग जनाधिकार यात्रा ज्या ज्या ठिकाणी जाईल त्या ठिकाणी जनरल मोटर्स कामगारांचा आंदोलन, संघर्ष, मागण्या सगळ्या कामगार कष्टकऱ्यांना सांगून कामगार कष्टकऱ्यांना जनरल मोटर्स जे आंदोलन चाललंय, कामगारांचं जे आंदोलन चाललंय त्याला पाठिंबा देणं आणि व्यापक अर्थाने देशामधलं जे फाशीवादी मोदी सरकार आहे त्या मोदी सरकारचं एकूण कामगार विरोधी जे वर्ग चरित्र आहे ते उघड करून कामगार कष्टकऱ्यांची एकता प्रस्थापित करणं हे आम्ही त्या ठिकाणी आव्हान करतो. म्हणून आम्ही शेवटचा समारोप जो आहे तो एका गाण्याने करतोय. मी साठी आम्ही आणि बाकीच्या सहकार्यांना सांगतो की या पदयात्रेचा जो समारोप आहे आपल्या ठिकाणचा त्यासाठी गाण्यासाठी आमंत्रित करतो. कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो. अरे हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, और कर्ज से बनाने पसीना बहाया हमने, ईंटों से महल बनाने पसीना बहाया हमने. धनवान को मिली सुविधा, धनवान को मिली सुविधा, सुख चैन भुलाया हमने, सुख चैन भुलाया हमने, सुख चैन भुलाया हमने. अरे अपना ही रहने का वादा, अपना ही रहने का वादा, बात की महंगाई. अरे ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये धनिकों का राज है, ये धनिकों का राज है. खाने को जाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, उड़ने को कपड़ा नहीं. ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई. भाइयों बहनों, अपनी मेहनत से भाई
अपनी मेहनत से भाई काटन का सूट बनाया, उसको चढ़ाया गल पर, उसको चढ़ाया गल पर। कपड़ा हमने ही बनाया, कपड़ा हमने ही बनाया, कपड़ा हमने ही बनाया। कपड़े को रंग बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने, कपड़े को रंग बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने। टीवी को भी अपनाया, टीवी को भी अपनाया, और माल कमाया धनी ने, और माल कमाया धनी ने, अरे माल कमाया धनी ने। अरे अहमद नंगे मुर्दा घाट पे, अहमद नंगे मुर्दा घाट पे कफन की महंगाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये मालिकों का राज है, ये मालिकों का राज है। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। भाइयों बहनों बहनों, अब खबर सुनो एक राजी सरकार की सौदेबाजी, अब खबर सुनो एक राजी सरकार की सौदेबाजी। धनवान को खुश रखने को, धनवान को खुश रखने को हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया, एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया। चोपड़े को पुलिस के हाथों, चोपड़े को पुलिस के हाथों बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया। अरे 3 साल की सजा भी हो गई, 3 साल की सजा भी हो गई, और मिली पिटाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये पुलिस का राज है, ये पुलिस का राज है। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, ओढ़ने को घर नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। भाइयों बहनों बहनों, अब जात धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता छोड़ो, अब जात धर्म को छोड़ो, मजदूर का रिश्ता छोड़ो। ऐसे संगठना के बल पर, ऐसे संगठना के बल पर झूठे संसद को छोड़ो, झूठे संसद को छोड़ो, झूठे संसद को छोड़ो। जब अपना शासन होगा सबके घर राशन होगा, जब अपना शासन होगा सबके घर राशन होगा। दुनिया मजदूर के बल पर, दुनिया मजदूर के बल पर मजदूर का शासन होगा, मजदूर का शासन होगा, मजदूर का शासन होगा। अरे नारा लगाओ इनकलाब का, नारा लगाओ इनकलाब का, बिगड़ेगी बुराई। ऐसा क्यों है भाई? जब मजदूर का राज होगा, जब मजदूर का राज होगा, खाने को दाना होगा, पीने को पानी होगा, रहने को घर होगा, ओढ़ने को कपड़ा होगा। ऐसे राज को लाना भाई, 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 ऐसे राज को लाना भाई। भाइयों ऐसे राज को लाना भाई, ऐसे राज को लाना भाई, ऐसे राज को लाना भाई, ना भाई। जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल हवा का पत्ता हिलता है, लड़ेंगे
जिंदाबाद 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 कामगार एकजुट जिंदाबाद 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 कामगार एकजुट जिंदाबाद 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 दंडाधिकारण बंद करा बंद करा बंद करा दंडाधिकारण बंद करा बंद करा बंद करा खासगीकरण बंद करा बंद करा बंद करा मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 शिंदे सरकार मुर्दाबाद 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 मिळेना आम्हाला काम कमाई नाही चालणार हुकुमशाही मिळेना आम्हाला काम कमाई नाही चालणार हुकुमशाही मिळेना आम्हाला काम कमाई नाही चालणार हुकुमशाही हे सरकार करते काय भ्रष्टाचार दुसरं काय मोदी सरकार करते काय भ्रष्टाचार दुसरं काय या सरकारचं करत काय काही लोक वर पाय मोदी सरकारचं करत काय काही लोक वर पाय इन्कलाब जिंदाबाद 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 कामगारांची एकच पुकार मजदुरी 25,000 कामगारांची एकच पुकार मजदुरी 25,000 कामगार एकजूट जिंदाबाद 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 कामगार एकजूट जिंदाबाद 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 इन्कलाब जिंदाबाद 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 भगतसिंग जन अधिकार यात्रा या यात्रेचे सर्व युवा मित्र या ठिकाणी उपस्थित झालेले भगतसिंह जन अधिकार यात्रा साथियों, आज यहाँ आने से जो यहाँ का माहौल बन गया कि कामगार के लिए कामगार इकट्ठा हो सकता है, कामगार की आवाज बन सकता है। आप यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल इतना उत्साहित हो गया कि सभी को एक अपना भाई मिलने का आनंद हुआ है। आप यहाँ आकर कामगार की जो बात है पूरे देश में पहुंचाने का आपने जो यहाँ वचन दिया है और जनरल मोटर के 1000 कामगार और उनके परिवारजन यहाँ बैठे हुए थे। आप सभी का जनरल मोटर कामगार यूनियन की वजह से आपका हार्दिक आभार और यहाँ आकर जो सहयोग दिया इसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। हमें यहाँ आकर आपका स्वागत करने का मौका मिला, इसलिए फिर से आपकी यात्रा को जनरल मोटर कामगार यूनियन की वजह से आपको शुभकामनाएं। सारे लोग बैठ